बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को स्टडी किया था, जिसमें से अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करूँ तो फिर इट वाज मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी, देन पैथोलॉजी, राइट। तो इस तरह की कुछ ब्रांचेस हमने स्टडी की थी और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने ब्रांच स्टडी की थी इट वाज जू ज्योग्राफी, और जू ज्योग्राफी में हमने डिस्कस ये किया था कि हमारी इस ज़मीन की सरफेस पे, फेस पर कौन कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, राइट। उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो वहाँ पर है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? पेलियोंटोलॉजी। और इस पेलियोंटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? यस, फॉसिल को। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पेलियोंटोलॉजी, राइट। अब पेलियोंटोलॉजी की हमारे पास दो मेन ब्रांचेस हैं। एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स जू पेलियोंटोलॉजी। आपको पता है ना कि जब हम छोटे होते हैं, आप भी कभी जू में जाएं तो वहाँ पे हमारी मुलाकात एनिमल से होती है, तो हम इसमें उन एनिमल्स या उनके रिमेन्स के फॉसिल्स को स्टडी करेंगे। किस ब्रांच में? जू पेलियोंटोलॉजी। और सिमिलरली हम प्लांट्स के फॉसिल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग जो ब्रांच ऑप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेलियोबॉटनी, राइट। जस्ट टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मैं बोल रहा हूँ वर्ड एंड फॉर फन एज वेल कि स्टडी ऑफ बूटास इज कॉल्ड एज बॉटनी। सो पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल्स, राइट। अब अपनी अगली बात स्टूडेंट्स से देखनी है कि इस प्रोसेस में या इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हाउ फॉसिल्स फॉर्म, कि फॉसिल्स बनते कैसे। इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बरियल बायोलॉजिकल मिनरल्स वो फिर हमारे स्टोनी मिनरल से रिप्लेस हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ आपने स्टडी करनी है वो ये है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है स्टूडेंट्स? कि हम इससे उसकी लाइफ का पता चलाएं कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, और उस पर्टिकुलर फॉसिल से रिगार्डिंग हम उसकी सराउंडिंग के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या खाता था, क्या पीता था, उसके सराउंडिंग में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। तो जिस ब्रांच में ये सब कुछ स्टडी कर दैट इज कॉल्ड एज पेलियोंटोलॉजी। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ब्रांच, और वो आज की जो दूसरी ब्रांच है स्टूडेंट्स, उसका नाम है मोलेक्युलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी। अब इस पर्टिकुलर ब्रांच में आप लोगों ने क्या स्टडी करने हैं? यस, मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे। वी वांट टू स्टडी मोलेक्युलर बेसिस, किस चीज की? लाइफ की। मोलेक्युलर बेसिस ऑफ लाइफ, राइट। इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों ने किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी फंक्शन और स्ट्रक्चर के पीछे लाए करने वाले मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ग्रेड 9-10 में पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि आपकी बॉडी में जो भी कैरेक्टर डेवलप होता है उसके पीछे एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? जीन, राइट। अगर आप लोगों के पास एक जीन सही काम कर रहा है तो वो वाला स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, या वो वाला एंजाइम प्रेजेंट होगा, या वो वाला हार्मोन प्रेजेंट होगा। और अगर वो वाला मॉलिक्यूल वहां पे नहीं है तो जाहिर है वो चीज हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नजर नहीं आएगी। एक ऑर्गेनिज्म टॉल है तो ड्यू टू अ टॉल जीन, एक ऑर्गेनिज्म अगर ड्वार्फ है तो ड्यू टू अ ड्वार्फ जीन। तो उसके पीछे मोलेक्युलर बेसिस है। अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा शार्प लाइट को देख सकता है, या एक पर्सन की स्किन टैंड है, तो उसके पीछे भी कोई मोलेक्युलर बेस है। तो हमने किसी भी फंक्शन या स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज मोलेक्युलर बायोलॉजी। परहैप्स अगर मैं बायोलॉजी की रेफरेंस से बात करूं तो ये मोस्ट टेक्निकली एडवांस ब्रांच है,
और इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे सराउंडिंग में जाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से आप इस ब्रांच के फाउंडेशन को बड़े गौर से अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 3 इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब ये जो हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें मैंने आप लोगों की सराउंडिंग को स्टडी करना है। जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की, इससे मुराद क्या है कि हमने ह्यूमंस के रेफरेंस से चीज़ों को स्टडी करना है। मैं जब इकोलॉजी की बात करूँ तो मैं किसी चीज़ को भी फोकस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करनी है तो मेरा फोकस किसके ऊपर है? इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। राइट, मिसाल के तौर पे कि अगर आप किसी पॉन्ड के किनारे या किसी दरिया के किनारे, किसी नहर के किनारे एक फैक्ट्री लगा लेते हैं और आप बहुत केयरलेस हैं और आप उसके इफ्लुएंट को उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें प्रेजेंट फ्लोरा और फौना इट मे बिगिन टू डाई। तो इसमें जो रिलेशन है नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ, वो अफेक्ट हुआ ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जिस ब्रांच में हम ये वाला काम स्टडी करेंगे उसे हम बोलेंगे व्हाट? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो अगेन मैं दोबारा से रीइंफोर्स कर रहा हूं कि स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच वी वांट टू स्टडी इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, it is number 4, it is not number 3, I am sorry. So this microbiology के बारे में मुझे आपको ये बात बतानी है स्टूडेंट्स कि पहले हम क्या करते थे कि हम लोग बायोलॉजी की 2 मेन डिविजन्स बनाते थे। जाहिर है एक को हम बोलते थे व्हाट? जूलॉजी, और एक को हम लोग बोलते थे व्हाट? बॉटनी। ये पहले हमारी बायोलॉजी की 2 मेन सब डिविजन्स थी, लेकिन अब हमारे पास एक और ब्रांच को भी एज अ मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐड कर दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द यंगेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड वी नेम इट एज व्हाट? माइक्रोबायोलॉजी। राइट, जब आप चैप्टर नंबर 4 में पहुंचेंगे तो आप लोगों को हम डिटेल से बताएंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में ये वाला माइक्रोस्कोपी कैसे कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आपने ये समझना है कि हम इसमें उस लाइफ का जिक्र करेंगे दैट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव टू हैव द एड ऑफ व्हाट? माइक्रोस्कोप। राइट, तभी हम उन चीजों को देख पाएंगे, अदरवाइज वो चीजें हमसे पोशीदा हैं या छुपी हुई हैं। अब इस वाले केस में कौन कौन सी चीजों को आप स्टडी करेंगे? स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपलेस्ट वन, वायरस, देन फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एंड देन माइक्रोस्कोपिक एल्गी। इसमें हम सारी एल्गी को शामिल नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक एल्गी की बात कर रहे हैं, एंड देन माइक्रोस्कोपिक फंजाई, हम उसकी बात करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जिस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ब्रांच, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नंबर 5 इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इनफैक्ट मैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी को और मेरीन बायोलॉजी को इकट्ठा पढ़ाना चाह रहा हूँ 6 के साथ। 5 and 6 दैट इज द मेरीन बायोलॉजी। इस वाले केस में आप क्या स्टडी करेंगे? जाहिर है ऑर्गेनिजम्स को, कोई ऑर्गेनिज्म को जो फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, और नंबर 2 उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट, लिविंग इन द मेरीन एनवायरनमेंट। अब अगली बात स्टूडेंट मेरे पास ये है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का हम आपस में इंटरेक्शन देखेंगे, प्लस हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रेश वाटर में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसका इस लाइफ में क्या इफेक्ट है, और यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और इसका इस लाइफ पे क्या इफेक्ट है, एंड सेम एट्रीब्यूट्स वी विल स्टडी ओवर हियर। यहाँ भी स्टडी कर रहे हूँ।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें आखिर इन दोनों चीज़ों को दो सेपरेट ब्रांचेस में स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम हैं। तो आंसर मेरे पास है स्टूडेंट्स, बड़े बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, कि इस वाले केस में जो फ्रेश वाटर है उसके फ्रेश होने की रीज़न या लॉजिक क्या है कि इस वाले केस में कंडीशन इज हाइपोटोनिक। कंडीशन इज हाइपोटोनिक, किसकी बात कर रहा हूँ? उसके एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में प्रेजेंट है। एनवायरनमेंट कैसा है? हाइपोटोनिक। व्हेनेवर वी से वर्ड हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, और टॉनिक का मतलब मेरे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जिस एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होगी उसे हम बोलेंगे कि ये एक फ्रेश वाटर है। और जाहिर सी बात है कि इस वाले केस में जो सोल्यूट है वो नॉर्मली क्या होगा? सॉल्ट। यही एक मार्क डिफरेंस है बिटवीन द फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी। इन केस ऑफ मेरीन लाइफ और मेरीन बायोलॉजी, द एनवायरनमेंट अराउंड द ऑर्गेनिजम्स इज हाइपरटोनिक। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं हाइपरटोनिक तो इससे मुराद क्या है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, राइटली सेड। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टॉनिक का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, राइट। तो जिस एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मींस सॉल्ट ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे क्या? मेरीन बायोलॉजी। अब ये छोटा सा चेंज उन ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ऑल टुगेदर चेंज कर देता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसी फिश जो मेरीन एनवायरनमेंट में रहती है, अगर वो आके रहना चाहे फ्रेश वाटर में तो डेफिनेटली सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के डिफरेंस की वजह से ही हम एट्रीब्यूट सेम होने के बावजूद दो डिफरेंट ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, फ्रेश वाटर लाइफ को और मेरीन लाइफ को। Next we want to move to the next branch and that is called as parasitology. What is basically a parasite? Parasitology is study of parasite. Logy means of course to study and parasite mean parasite. So parasite के कुछ attributes हैं जो मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, वो क्या स्टूडेंट्स? 4 attributes हैं parasite के। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये 4 खूबियां पाई जाती हों तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक पैरासाइट है। नंबर 1, इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि पैरासाइट होने के लिए जो शायद पहली शर्त है वो ये है कि इट शुड बी हेटेरोट्रॉफ। दूसरी बात ये है कि ये ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट, ये तो अपने होस्ट से फूड लेता है। हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई, जितनी फूड मैं खा रहा हूं वो मेरी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर मेरी फूड में से कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले ले, इट वॉन्ट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही, प्रॉब्लम इससे थर्ड स्टेप पे आ रही है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो वही बात है, प्लेट में खाता है उसी में सुराख भी कर देता है। यानी कि अगर ये मेरी बॉडी से फूड ले रहा है तो फिर ये मेरी बॉडी में डिजीजेस भी कॉज कर रहा है। मीन्स कि इसकी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं दे आर थ्रेट फॉर द होस्ट। तो देयरफॉर हम लिख रहे हैं कि दे कॉज डिजीजेस। चलें, अगर मुझे बीमार भी कर दे तो शायद मैं इनका दुश्मन ना बनूं, लेकिन मुझे इनको मारना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज के फोर्स एट्रीब्यूट अगेन वेरी डेंजरस कि इफ़ अनट्रीटेड, अगर मैं इसको ट्रीट नहीं करूँगा, इफ़ अनट्रीटेड सो दे कैन कॉज डेथ। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैरासाइट, जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, मेरे से फूड लेगा और मुझे ये डिजीज कॉज करेगा, और अगर मैं उसको किल नहीं करूंगा तो ये मुझे किल कर देगा। इस ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? व्हाट? पैरासाइट। तो इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? नंबर 1 कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, राइट। और अगर वो डिजीज कॉज कर सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हमें बीइंग फ्यूचर डॉक्टर्स हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इन पर्टिकुलर पैरासाइट के रिलेशन को अंडरस्टैंड करें विद द होस्ट,
राइट। अगर मैं रिलेशन को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ तो हम मेडिसिन के बगैर भी बहुत चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट, तो कहीं ना कहीं हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। जहां भी मैं साइकिल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाऊंगा, वहीं पे हम इस पर्टिकुलर पैरासाइट से जान छुड़ा सकते हैं। पर्टिकुलरली आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है ग्रेड 9 में स्टूडेंट्स, कि फॉर वायरसेस देयर इज नो मेडिसिन। Yes, we have medicine against bacteria. We call it as antibiotic. But for viruses, we don't have any antiviral medicine till now. So what is most essential for us to understand कि ये वायरस मेरी बॉडी में कैसे जा रहा है, अगर वो मेरी बॉडी में है तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। अगर मैं इसके साइकिल को ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैं उस पैरासाइट को अपनी बॉडी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर ना होने दूँ। अगर इसका कोई वेक्टर क्या है, ट्रांसमिशन का सोर्स है, तो मैं उस वेक्टर की अमाउंट को कंट्रोल कर लूँ, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत से डिजीजेस को अपनी बॉडी में टन्स ऑफ केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ये ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट, उसकी ट्रांसमिशन, उस साइकिल ब्रेकिंग वगैरह को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरासाइटोलॉजी। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, अब इसके बारे में स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हम ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। अब आपने ह्यूमन को स्टडी करते वक्त हर एक एट्रीब्यूट को माइंड में ले आना है। आप हर एक चीज को माइंड में लेकर, फॉर एग्जांपल, आई मे स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई मे स्टडी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई मे स्टडी पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई मे स्टडी रिलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द अदर मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और माई इंटरेक्शन विद द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का नाम सुन रखा होगा। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जिसका ताल्लुक इंसान की ज़ात के साथ है, उसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमन बायोलॉजी। इस वाले केस में जो महवर है, एक्सेस है, जो शमाए महफिल है, वो कौन है, इंसान है। तो आपने जो भी एट्रीब्यूट स्टडी करना होगा वो विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग होगा, राइट। और हम स्टडी कर रहे हैं आज की सेकेंड लास्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज सोशल बायोलॉजी। इस वाले केस में भी ह्यूमन बीइंग ही मरकज निगाह है, राइट। शमे महफिल अगेन ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इस वाले केस में हम एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं विद द अदर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इंसान एक मुआशरती एनिमल है, वो एक सोशल एनिमल है। तो जब वो एक मुआशरे में रहता है तो डेफिनेटली कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ सेट प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके लिहाज से हमें एक दूसरे के साथ बात करनी होगी। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे में यही कहा गया खैरुकुम मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा एक दूसरे की बेहतरी सोचते हुए ही बेस्ट लेवल पे ऊपर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ये स्टडी करना है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे बिहेव करता है, या हम उसके बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू मेक इट अ मोर बेनिफिशियल हज़रत इंसान, राइट। और हम स्टडी कर रहे हैं आज की लास्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे हम, इसे हम स्टडी करेंगे लाइफ को। लाइफ क्या हो सकती है, बहुत सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अ सिंपल वायरस, इट मे बी अ बैक्टीरियम, इट मे बी अ यूनिसेलुलर फंगस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, राइट। तो कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है, लेकिन मैं ये नाम देने के बाद कोई मजीद बात तो कर दी जाए तो आंसर ये है कि लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करना है, यूज करना है सिर्फ एक चीज के लिए, और वो क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, राइट स्टूडेंट्स। अगर मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को इस्तेमाल कर लूं एट इंडस्ट्रियल लेवल, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के घरों में अब भी बहुत एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हम दूध लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा स्टार्टर या झाग डालते हैं और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर दूध के ऊपर एक कवर लगा देते हैं और नेक्स्ट डे वो वाला दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये एक अर्ली बहुत क्रूड सी फॉर्म मैंने आपको बताई है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। हम एक बैक्टीरियम को यूज कर रहे थे टू कन्वर्ट लेस वर्दी मिल्क इनटू मोर वर्दी कर्ड और योगर्ट, राइट।
तो ये हमने लाइफ को इस्तेमाल किया है। अब यही वाला काम अगर मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके करना शुरू कर दूं तो जाहिर है कि अब ये वाला दही ज़्यादा मिकदार में कम वक्त में ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होगा, राइट। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट सम अदर फैक्टर्स। मिसाल के तौर पे हम इसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेनिसिलियम दैट इज़ अ फंगस, हम उसे यूज़ करके एक एंटीबायोटिक बना सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पेनिसिलिन। लेकिन ये वाला काम डेफिनेटली हम घर पे नहीं कर सकते। तो मुझे इस काम को लेके जाना है किस लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो मैं अगेन वही बात है कि मैं एक लिविंग थिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे। किस लिए? आखिरी पॉइंट में अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। मेरी सोचों का जो मरकज़ है इस पूरे 1/3 ऑफ द बोर्ड पे वो क्या रहा है? हज़रत इंसान। तो यहाँ पे भी हम बात को ख़त्म करें इसलिए कि वी वांट टू कैरी आउट यूजेज ऑफ लाइफ एट इंडस्ट्रियल लेवल फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स इट विद द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और कल हम आप लोगों से वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। फिर आज की मेरी इस हदीस को माइंड में जरूर रखिएगा कि खैरुकुम मन यनफअ उन्नास, तुम में से बेहतर शख्स वो है